हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे आगे अपन पार्ट करते हैं। जैसे अपन ने थ्योरी का पार्ट था, थ्योरी का भाग था, वो कंप्लीट कर लिया। थ्योरी पूरी पढ़ ली अपन ने। अभी बच जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्न उस बुक के बीच में दे रखे अपने को विज्ञान की बुक के अंदर, और कुछ पीछे अभ्यास प्रश्नों के रूप में दे रखे, तो उनको अपन करते हैं। तो चलिए प्रश्न करते हैं। मैं ज्यादा प्रश्नों के उत्तर तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपन ने जो कर रखे हैं पीछे प्रश्न, उन्हीं में से प्रश्न पूछ रखे हैं। तो मेरे पास एनसीईआरटी की ये जो नई बुक है वो है मेरे पास में, विज्ञान की हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास में। तो मैं इनके पेज नंबर बोलते जाऊंगा, उस हिसाब से सवाल करवाता जाऊंगा। आपके पास कोई बुक है, उसमें अगर पेज नंबर चेंज है तो आप उनको सही से मिलान करते रहना। देखिए पेज नंबर 91 पे पहले क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है, क्या डोबेराइनर के अतिरिक्त न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं क्या? तो आप अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम था उसके अंदर देखोगे ना, सारणी अगर पूरी देखोगे तो हो सके मैं देखो आपको अगर दिख रही है तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो डोबेराइनर की जो सारणी थी उसके अंदर दूसरा जो समूह लिखा उसके अंदर लिख रखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यानी डोबेराइनर जो था उनका एक त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये था। ये वाला जो है वो किसके अंदर आता है? अपना जो न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी दे रखी है उसके अंदर भी आता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या डोबेराइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं? तो कहेंगे हाँ पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? तो कह देंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं, सीमाएं का मतलब कमियां क्या है? तो डोबेराइनर की कमियां क्या थी आपको अच्छे से बता रखी यहाँ थ्योरी में, कि डोबेराइनर की कमी ये थी कि केवल और केवल ये कितने त्रिक बना पाए? केवल और केवल ये 3 ही त्रिक बना पाए। इससे आगे इनकी त्रिक पद्धति असफल रही। तो इनकी कमी में क्या लिख देंगे कि ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए, इससे आगे इनकी त्रिक पद्धति असफल रही। इसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो आप जानते हो जैसे इसने 3 ही त्रिक बना पाए थे, उसी टाइम न्यूलैंड था, उनके ये था कि पहली बात तो ये थी कि उनका नियम जो है वो कहां तक लागू हुआ था? कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। बाद में ये अपन ने बहुत सारी वहां तो कमियां देखी थी कि इन्होंने क्या किया, असमान गुणों वालों को साथ साथ में रख दिया, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। थ्योरी के अंदर अपन ने सारी जो इनकी कमियां लिख रखी आप वहां से लिख सकते हो। मेन कमी ये है कि यहाँ से इन्होंने, जो न्यूलैंड ने क्या किया, कैल्शियम तक इनका नियम लागू होता है, इसके आगे इनका अष्टक नियम लागू नहीं होता। दूसरी आप लिख सकते हो कि इन्होंने कहा था कि प्रकृति के अंदर केवल 56 तत्व मिलेंगे, आगे नहीं मिलेंगे, फिर भी वो मिले थे। तो आप इनकी कोई भी 2 कमियां लिख सकते हो। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां या सीमाएं आप लिख सकते हो। ये पेज नंबर 91 पे 3 क्वेश्चन थे अपने पास में। आगे चलते हैं अपन और आगे आ जाते हैं पेज नंबर 94 पे। 94 पे 4 क्वेश्चन है देखिए, और 94 पे पहला क्वेश्चन है मेंडेलीव की आवर्त सारणी का क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। यानी अपने पास में क्या दे रखा है उसने, 4-5 तत्व दे रखे हैं और कह रखा है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के आधार पर इनके ऑक्साइड लिखिए। जैसे देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा, उसके अंदर एक पोटेशियम लिख रखा है, एक कार्बन लिख रखा है, एक एल्यूमिनियम लिख रखा है, एक सिलिकॉन लिख रखा है, और एक क्या रखा है, बीए बेरिलियम रखा हुआ है, बीए बेरियम। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है, जैसे आप आवर्त सारणी अगर देखोगे, किसकी आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि मैं देखें यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के ऊपर लिखा हुआ है, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि है ना, पहला जो समूह है उसके अंदर R2O लिखा हुआ है, दूसरा है उसके अंदर सिर्फ RO लिखा हुआ है, तीसरा है उसके अंदर R2O3 लिखा हुआ है, R2O3, ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं उनकी आवर्त सारणी देके आप इनके ऑक्साइड लिख दीजिए, मतलब पोटेशियम है इसके साथ इसका ऑक्साइड लिख दीजिए। और वैसे अगर उसको देख के ना लिखो तो भी लिख देंगे। बाकी पहले आप देखिए पोटेशियम की बात करते तो पोटेशियम इस आवर्त सारणी के अंदर आपको कहां पे दिख रहा है? पोटेशियम जो है आपको पहले आवर्त के अंदर दिखेगा, पहले आवर्त के अंदर R2O लिख रखा है। तो फिर अपन यहाँ क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे K2O। उसने R2O लिख रखा है, अपन क्या लिख देंगे, K2O। यही सूत्र बनता है। कैसे बनता है इसको देखना है। तो देखिए पोटेशियम आप पता कीजिए पहले कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। यानी कितने नंबर पे हो गया पोटेशियम? 19 नंबर पे हो गया।
और 19 नंबर वाले का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 8 2 10 और 8 18 और कितना बच गया अपने पास में, 1 बच गया। यानी यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख दूं तो पोटेशियम जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। और आपको पता हो कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 पे होता है 2 और इसकी कितनी होगी, 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 8 वाले का भरेंगे तो इसको कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। मैंने पहले और दूसरे पार्ट में बताया था कि इसकी सांद्रता इसके नीचे लिख देते, इसकी इसके नीचे लिख देते, तो यहां से सूत्र बन जाता है क्या, K2O। और अगर मेंडेलीव की आवर्त सारणी लिखोगे तो ये वाला इस समूह के अंदर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां से K2O भी लिख सकते हो। हालांकि वो तो अपने को कह रहा है कि आप किस आधार पे लिख दीजिए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी देख के उसके आधार पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में दूसरा है, देखो दूसरा कार्बन है अपने पास में। और आपको पता है, आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि कार्बन जो आ रहा है वो कार्बन किस समूह के अंदर आ रहा है। तो आप देखोगे कि कार्बन चौथे समूह के अंदर आ रहा है, और चौथे समूह वाले को वो क्या लिख रखा है, चौथे वाले को लिख रखा है RO2। चौथा जो समूह है उसको लिखता है RO2। तो इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CO2। अगर ऐसा ना लिखना चाहो, खुद सूत्र बनाना चाहो, तो देखिए कैसे बनाओगे इनका खुद सूत्र। देखिए खुद सूत्र बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। CO2 कैसे आएगा, कार्बन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन लेना। ऑक्सीजन तो 2 है, इसकी वैलेंसी, इसकी सांद्रता तो 2 है, फिक्स है, अभी अपन ने पढ़ी थी। कार्बन कितने नंबर पे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे। कार्बन अगर 6 नंबर पे होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 2 और 4 6 हो गया। बारीक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सांद्रता भी कितनी है, 4 है। तो इसकी सांद्रता यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाले इसको दे दिए जाते हैं, ये वाले इसको दे दिए। हालांकि यहाँ से ये कट रहे हैं तो इनको काट के भी लिख सकते हैं, 1 और 2 है ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये वाले इसको दे देंगे तो C1 लिखा नहीं जाता, C ही लिखा जाता है, और ऑक्सीजन के आगे लिख देते तो O2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, C2O4 भी लिख सकते हो आप। हालांकि आवर्त सारणी के अंदर मेंडेलीव वाले में ऐसा दे रखा है तो अपन उसको ऐसा ही लिखेंगे। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम का लिख सकते हो। अब आपको एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद होनी चाहिए, नहीं तो आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन, K2O लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं, CO2 लिख सकते हैं। आपको पता हो तो एल्यूमिनियम की सांद्रता मेरे हिसाब से 3 होती है, तो 3 होती है तो आप लिख दोगे Al, ऑक्सीजन वाली इसको दे दोगे और वो वाली उसको दे दोगे। और अगर अपन देखें एल्यूमिनियम जो आता है वो एल्यूमिनियम आता है तीसरे के अंदर R2O3 ही लिखा जाता है, तो R2O3 ही लिखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे सिलिकॉन जो होता है वो चौथे के अंदर आता है, चौथे के अंदर आता है तो फिर अपन इसको क्या लिख देंगे, SiO2 लिख देंगे, क्योंकि चौथे वाले को क्या लिखा जाता है, RO2 लिखा जाता है। और बाद में बच गया Ba, बच गया। तो Ba देखो अपने किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे आवर्त सारणी में अगर अपन देखते हैं तो Ba देखो आता है किसके अंदर, Ba आता है अपने, आपके सामने है आवर्त सारणी, आप इसमें चेक कीजिए। Ba आता है सेकंड के अंदर, और सेकंड आता है उसको RO लिखा जाता है खाली, तो फिर इसको CO लिखेंगे तो इसको BA और O क्या लिख देंगे, सीधा O लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी भी सांद्रता 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 2 2 कैंसिल हो जाती है और क्या आ जाता है, BaO बन जाता है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, BaO लिख देंगे। तो इनका आप याद रखिएगा। और हालांकि अपन लिखने में इनके 2 2 होते हैं, तो अभी जैसे इसको लिखा था, किसको, इसको, यानी इसको C2O4 लिख सकते हैं, वैसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की 2 2 होती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये ऑक्साइड है, अपन नॉर्मली सूत्र जिस हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से बना के लिख सकते हैं, या अपन सीधे डायरेक्ट उसकी सारणी को देख के R का काम तो ये वाले तत्व करेंगे और ऑक्सीजन का काम ऑक्सीजन करेंगे, और जिस हिसाब से है वैसे लिख देंगे अपन। पहला सवाल तो ये था। आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए वैसे तो इन्होंने आवर्त सारणी के अंदर बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़े थे, परंतु 3 तत्व ये ऐसे थे जिनमें से एक का तो नाम उन्होंने ले लिया, क्या है, गैलियम है अपने पास में। 2 तत्व और है जिनको इन्होंने पहले ही कह दिया था, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन और एक का सिलिकॉन मिलेंगे, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। तो उन्होंने एक नाम तो दे दिया गैलियम, तो इसके अतिरिक्त 2 और अपने को कौन कौन से मिलेंगे आपको याद होगा अच्छे से। 2 कौन कौन से होंगे, एक स्कैंडियम था और एक जर्मेनियम था, याद है ना एकदम अच्छे से। एक था स्कैंडियम और एक था कौन, जर्मेनियम। ऐसे लिख दो मैं नाम, एक स्कैंडियम था
और एक क्या था, जर्मेनियम। यानी इसको एक का बोरोन का और एक क्या था, जर्मेनियम, जिसको उसने एक का सिलिकॉन का, जर्मेनियम। इसका फॉर्मूला था Sc और इसका फॉर्मूला था जर्मेनियम का Ge। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा, उसमें कह रहा है मेंडेलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो आपको पता है कि जितने भी इनसे हेनरी मोजले से पहले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम को ही अपनाया था। सारों ने ऐसे ही अपनाया था, तो इन्होंने भी यही अपनाया। तो लिख देंगे कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो अपन कह देंगे कि परमाणु के द्रव्यमान को अपनाया। किसको अपनाया? परमाणु द्रव्यमान को अपनाया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया। और अगर लिखना चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी इनके तत्व यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड को इन्होंने क्या किया, अपने वर्गीकरण का आधार माना। तो ये दो बातें लिख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में है आपके अनुसार चौथा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा आप लिख सकते हो, ये दो बातें लिख सकते हो हमें। चौथा क्वेश्चन है आपके अनुसार उत्कर्ष गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। अलग समूह में इसलिए रखा गया, देखो पहली बात तो उत्कर्ष गैसों के बारे में आप जानते हो कि उत्कर्ष गैसें होती कौन सी हैं। तो अपना जो लास्ट समूह है, मैंने बताया था 18वां समूह जो है लास्ट, उसके अंदर सारी उत्कर्ष गैसें ही लिखी हुई है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, ये वाली सारी रखी हुई है। तो इनके रखने के दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इनका जो अष्टक होता है, अष्टक मींस बाहरी कोश जो होता है वो पूर्ण होता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि ये कम क्रियाशील होती है, या ऐसे कह दो कम सक्रिय होती है, ये तत्वों के साथ में ज्यादा रिएक्शन नहीं करती। तो आप इनकी कोई भी एक दो बात लिख सकते हो कि है ना, ये इस हिसाब से नहीं करती। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका पहली बात तो बाहरी अष्टक पूर्ण होता है, दूसरा ये कम क्रियाशील होती है, रिएक्शन नहीं करती। तो पेज नंबर 94 पे ये चार क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन अपन ने कर लिए। आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन। पेज नंबर 100 पे हैं। पेज नंबर 100 पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ध्यान से समझिए और क्वेश्चन यहाँ से आना निश्चित ही है। तो देखिए 100 नंबर पे आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडेलीव की आधुनिक सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है अपनी हेनरी मोजले की, उसके अंदर किस आधार पे उन्होंने या किन किन विसंगतियों को दूर किया, किन की मेंडेलीव ने जो छोड़ रखी थी। तो आप जानते हो उन्होंने दो तीन बातें थी। एक तो हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे, पहली बात तो लिख दोगे कि इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान दिया। दूसरी आप ये लिख दोगे कि उनके समय समस्थानिकों का पता नहीं था, इन्होंने क्या किया, समस्थानिकों को व्यवस्थित किया। और तीसरी बता दोगे कि इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग ना करके, क्या ना करके, परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग ना करके किसका उपयोग किया, परमाणु क्रमांक का उपयोग किया, या कह सकते हैं परमाणु संख्या का उपयोग किया इन्होंने। ये बातें लिख सकते हो दो तीन इसके अंदर। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए और आपके चयन का आधार क्या है उनका नाम लिखिए। तो मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशील कौन होगा। तो अगर आप आवर्त सारणी में देखोगे तो मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम जैसा व्यवहार कौन करेगा, जो मैग्नीशियम के समूह में आएगा वही करेगा ना। भाई उत्कर्ष गैसें जो होती है 18वें समूह के अंदर, तो वो सारे एक जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं। तो उस हिसाब से जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप है पूरा, आप आवर्त सारणी जब देखोगे, आवर्त सारणी में देखोगे कि मैग्नीशियम जिसके अंदर आ रहा है अपने, मैग्नीशियम आ रहा है अपने किसके अंदर आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है अपने यहाँ से। मैग्नीशियम जो तत्व है वो कितने नंबर पे होता है, मैग्नीशियम होता है, हाँ 12 नंबर पे होता है, दूसरे समूह के अंदर आता है मैग्नीशियम। और दूसरे समूह वाले सारे में तत्व लिख दो। देखिए दूसरे समूह के अंदर आते हैं बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे तत्व आते हैं उस समूह के अंदर। तो फिर ये वाले सारे के सारे उसी हिसाब से गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसा का जैसा कौन करता है, मैग्नीशियम गुण प्रदर्शित करता है। तो इसको लिख देंगे कि इनके अनुसार करने वाले किन्हीं भी दो तत्वों के पूछे, आप इनमें से कोई भी दो तत्व लिख दीजिएगा। और बाद में कह रहा है आपके आधार का चयन क्या, चयन का आधार क्या था। तो उन्होंने कह देंगे कि हमारे आधार का चयन का आधार ये था कि ये सभी एक ही समूह में पाए जाते हैं, और एक ही समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसी अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए।
तीसरे में कह रहा है 3 तत्वों जिनके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आपको पता है बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित होता है? अच्छे से पता है आपको बाहरी कोष में। यानी पहला अगर समूह ले लेते हैं तो पहले समूह के अंदर बाहरी कोष में सिर्फ और सिर्फ कितने तत्व कितने उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक ही उपस्थित होता है। तो पहला समूह आपको पता होगा, पहला समूह ये होता है हाइड्रोजन से शुरू होके हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ऐसे चलता रहता है। ये वाला समूह आपको अपने रुबिडियम, सीजियम आगे चलता रहता है। तो पहला समूह है उसके अंदर सभी के बाहरी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए ये 2 नंबर सॉरी ये 1 नंबर पे होता है तो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 पे होता है तो 2 तो इसमें आगे एक ही रहेगा बाहर वाले में, ऐसा ही 11 इसमें होते हैं 10 अंदर वाले में एक बाहर रह जाएगा। इसी समय वो कह रहा है आगे क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2 तत्वों जिनके सबसे भारी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहले समूह के अंदर एक होते हैं तो फिर दूसरे वाला समूह जो होगा उसके अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे वाले के 3 होंगे। अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो फिर उसका कह देंगे, वो पूछ रहे 2 तत्वों जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो दूसरा समूह है और दूसरे समूह के अपन कोई भी तत्व लिख सकते हैं। दूसरा समूह जैसे हाइड्रोजन के लिथियम के बाद में यहाँ आ जाता है बेरिलियम, सोडियम के बाद में यहाँ क्या आ जाता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, यहाँ पे आ जाता है क्या? मैग्नीशियम और वगैरह ये तत्व आ जाते हैं। तो इनका अपन नाम लिख देंगे कि ये वाले तत्व हैं, ये वाले किसके अंदर आते हैं? दूसरे के अंदर। और इसके बाहरी कोष में कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं। कैसे? ये 4 नंबर पे होता है तो 2 पहले वाले में आ गया और 2 किस में बचेंगे? बाहर, और इसके भी अंदर आ जाएंगे और 2 बाहर वाले में बचेंगे। तो आप लिख सकते हो कोई भी दूसरे समूह के कोई भी तत्व लिख सकते हो। 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण भरा हुआ हो, तो आप जानते हो जिसका पूर्ण भरा हुआ हो कोष वो तो उत्कर्ष गैसें होती हैं और वो 18वें के अंदर आती है। 18वां जो समूह है उसका कोष पूर्ण भरा होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये वाली सारे जो तत्व हैं ये वाले किसके अंदर आते हैं? अपने ये आते हैं किसके अंदर? जिनका बाहरी कोष पूर्ण भरा हुआ होता है, उत्कर्ष गैसों के अंदर आते हैं। तो ये तीसरे के 3 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। फिर आगे चौथे का पहला क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है क्या? तो आप देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनमें समानता है। क्या समानता है? पहली समानता तो ये है कि ये एक ही समूह में पाए जाते हैं। देख लो पहले समूह के अंदर है तो एक ही समूह में पाए जाते हैं। और दूसरी इनमें समानता ये है कि इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोष में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 2 समानताएं आप इसके अंदर लिख सकते हो कि ये एक तो एक ही कोष में पाए जाते हैं, एक ही समूह में पाए जाते हैं, और दूसरा इनके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिख सकते हो। इसके बाद में आगे है, देखिए इसके बाद में आगे क्या कह रहा है वो समीकरण का भी कह रहा है क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है क्या? ये लिखनी है। हालांकि समीकरण का उसने कह तो नहीं रखा, आप इनके जल के साथ में समीकरण भी लिख सकते हो। तो देखिए मैं इनके जल के साथ में अगर समीकरण लिखूं तो कैसे लिखूं? देखिए किस किस की? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। अगर आप लिथियम की लिखते हो किसके साथ में? H2O के साथ में लिखते हो। तो लिथियम की H2O के साथ में कोई भी ये तत्व कह रहा है इनके साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप इसके लिख सकते हो कि Li2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2 बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा अपने पास में क्या है? दूसरा अपने पास में वो कह रहा है सोडियम है। अगर सोडियम की मैं H2O से रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाएगा क्या? Na2O बन जाएगा और प्लस साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और अगर मैं एक और पोटेशियम है अपने पास में उसकी भी लिख दूं तो उसमें भी क्या बन जाएगा? K2O बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2। ये L2O, K2O, N2O ये क्यों लिखा? तो आप अच्छे से समझते हो। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, उस मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने कह रखा था कि है ना जो पहले समूह में आते हैं उनको R2O से ही लिखेंगे। तो ये R2O से लिखा है, उसके हिसाब से लिख दो। भले ही आप जानते हो इनको बढ़ाना तो अच्छे से कैसे लिख सकते हो। अगला इसका बी नंबर क्वेश्चन है। देखिए बी नंबर में ये कह रहा है कि हीलियम एक अक्रिय गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है क्या? हाँ, दोनों के अंदर समानता है। दोनों के अंदर समानता क्या है? हीलियम और नियोन जो है, हीलियम और नियोन दोनों के दोनों पहली बात तो 18वें समूह के अंदर आते हैं।
पहली बात तो ये लिख देंगे और दूसरी लिख देंगे इनका बारीक कोश जो होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है, दोनों के अंदर ये समानता है। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो आप देखोगे 10 तत्वों के अंदर तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन यहां से लेके चलोगे तो 2 ही तक धातु आएगी, एक लिथियम आएगी और एक कौन सी आएगी? बेरिलियम। आपको पता होगा कि धातुएं जो होती है आवर्त सारणी में बाईं ओर होती है, जो जिगजैग दे रखी है उपधातु उनसे बाईं ओर होती है। तो लिथियम और बेरिलियम 2 ही धातु होती है, उसके अंदर बाकी धातुएं नहीं होती। बाकी धातुएं होती है वो 10 नंबर से आगे होती है। फिर इन्होंने कह रखा है कि छठा सवाल कह रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक लक्षण की विशेषता है? तो यहां से अपन कह देंगे कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसके अंदर होगा? तो धातु तो देखो इनमें से देखें तो 2 ही है, एक Ga गैलियम है और एक क्या है अपने पास में Be बेरिलियम है। जो Be है ये तो दूसरे आवर्त के अंदर पाई जाती है अपने, और एक जो है Ga ये 13वें आवर्त के अंदर पाई जाती है। बाकी जो दे रखी है जर्मेनियम, आर्सेनिक और ऐसी दे रखी है वो वाली किस में आ जाती है? उपधातु में आ जाती है। धातु तो ये 2 ही है अपने पास में, और ये 2 है तो इनमें अधिक अभिलक्षण धातु किसमें पाए जाते हैं? तो अधिक अपन कह देंगे कि गैलियम के अंदर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लिख देंगे कि इसका आकार जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए अपन कह देंगे इसके अंदर क्या होता है? धात्विक गुण ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो सवाल थे अपने बीच में बुक के बीच में दे रखे थे वो वाले बुक की वो सवाल की अपन ने आज की क्लास में। अब सवाल बच जाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। उन अभ्यास प्रश्नों को अपन करते हैं आगे की क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।